आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। या तो विजन। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया का विजन। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब। पिछले 40 साल से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। पिछले दिनों हमारे देश में एक बहुत दिल दहलाने वाली और दुखद घटना हुई। पहलगाम घटना के बारे में पाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी इसको जस्टिफाई करे। बेसिकली ये लोग ऑटोक्रेटिक और फैसिस्ट टाइप की फोर्स है वहाँ। क्या आपको लगता है कि रिपोर्टिंग पार्शियल थी? ये चैनल युद्ध लड़ रहे थे। वॉर इंडस्ट्री का मकसद क्या है? ये अपना हित जानते थे कि हम कराची कब्जा कर लेंगे। हम तो इंसाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित होना चाहिए या सोल्यूशन क्या लगता है? मोदी गवर्नमेंट का एडवेंचरस एक्ट है। इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी पीपल आवाम के लिए कोई पैगाम? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया का विजन। पिछले दिनों हमारे देश में एक बहुत दिल दहलाने वाली और दुखद घटना हुई पहलगाम में। उस विषय पर और समसामयिक और घटनाओं पर और राजनीतिक घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं AIPF के मेंबर, एक्टिव मेंबर, फाउंडर मेंबर अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब। तो सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहला सवाल आपका है कि आपके नज़रिए से पहलगाम इंसिडेंट्स की असली तस्वीर क्या है? असली तस्वीर का मतलब ये क्या सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला था या कुछ ज़्यादा गहरी चीज़ है कुछ इसमें? रमन भाई, एक तो मैं कहूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं एक पिछले 40 साल से जी एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। जी, मैंने एक्सपर्ट आपसे ज़्यादा किसी को देखा नहीं, इसलिए मेरी ज़बान से निकल मैं जो बात कहना चाहता हूँ जी, वो मैं नेशनल पॉलिटिक्स में बराबर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और भी जितने भी हम उसके तो हम फाउंडर मेंबर थे ही जी, लेकिन हमारे और जो फ्रेंडली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मैं बातचीत में रखता हूँ। जी। देखिए, पहलगाम घटना के बारे में यह तो साफ है कि इस तरह का मैंने जो हमला हुआ, ये हो सकता है कि कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी इसको जस्टिफाई करे। इन द सेंस, जस्टिफाई भी कोई कर सकता है इसको? पाकिस्तान में लोग कर सकते हैं इन द सेंस, इन डिप्लोमेटिक भाषा में, कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ, चाहे वो फ्रंटियर एरियाज है या बलूचिस्तान है, हमारे यहाँ ट्रेन को इन लोगों ने अगवा करा लिया और बहुत सारे इनोसेंट पंजाबियों को मारा है, या कश्मीरियों को इन लोगों ने बड़े पैमाने पर डिप्राइव किया है और उनकी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कई तरह के तर्क और वितर्क हो सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी व्याख्या की जाए, पाकिस्तान हो या जो हमारे देश के साथ मित्रोत संबंध नहीं रखते, उन लोगों के यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यह कोई स्ट्रगल का इस तरह का इनह्यूमन किलिंग कोई तरीका नहीं है। आप आफ्टर ऑल आप लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की, पॉलिटिकल वॉर कर रहे हैं, तो आप इनोसेंट्स के ऊपर इस तरह से किलिंग करें, इस तरह से हत्याओं का मैंने दौर चलाए, मारे, तो ये एक बड़ी, मैं इन्हीं शब्दों में कहता हूँ, ये मानवीय है और बहुत ही कुत्सित कावर्डिस एक्ट है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है उनका। और ये लगता है कि ये बहुत पेड किस्म के लोग हैं जिनके पास कोई नेशनल मिलिटेंट का भी, जो अपने सेपरेशन के लिए लड़ रहे हैं, उनका नाम है भले यूज करें, जो हम कश्मीरी इसके लिए लड़ रहे हैं। ये बात तो साफ हो गई कि इस बार पहलगाम घटना के बाद यूनिफाइड कश्मीर खड़ा हो,
मैंने ये भारतवर्ष में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक था, हालांकि सीखेंगे नहीं। एक बड़ा हिस्सा है जो अभी भी युद्धोन्माद में जीता है, लेकिन उनके लिए भी एक मैसेज था कि भारत एक दिन में नहीं बना है, हजारों साल में भारत बना है। ठीक है, राजनीतिक इकाइयां अलग हो गई, लेकिन हमारी जो सभ्यता और सांस्कृतिक एकता रही है और ऐसे प्रश्नों को नकारने की रही है, वो कश्मीर में पूरी तौर पर जिंदा है। और ये जो कहा जाता था कि भाई कश्मीरी ब्राह्मणों का ये किया वो किया और वहाँ नहीं रहने दिया, और कुछ फिल्में भी झूठ बनी जो बहुत, जिसको हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे, टैक्स फ्री किया गया, ऐसी फिल्मों को देखे जो सीधे सीधे गलत बयानी की कि 4-4 हजार लोगों की बूचरिंग हो गई, जबकि खुद ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे कश्मीरी ब्राह्मण्स के, उन्होंने भी कभी 1000 के ऊपर बात नहीं की। तो मैं कह रहा था कि इंडिया का जो एक कल्चरल सिविलाइजेशन है जी, जो हजारों साल का है, महज कुछ लोग अगर रिलीजन बदलाव कर लिए हैं तो वह कल्चर नहीं बदला है। वह कल्चर में एक यूनिटी का सेंस है, कल्चर अलग चीज है, एक बिलोंगिंग है जी। आपके धर्म अलग हो सकते हैं आप, लेकिन एक इंडियन होने का, एक हिंदुस्तानी होने का, एक भारतीय होने का जो एका है, जो हमारे संस्कार में आज से नहीं हजारों साल से मैं समझता हूँ, और जो नॉन हिस्ट्री है वैदिक पीरियड से अगर हम करें, बुद्ध से शुरू करें, और इस्लाम जिस पीरियड को कहते हैं, या मुगल पीरियड का कल्चरल जो सिंक्रेटिज्म है, या ब्रिटिश पीरियड तक, वह अभी भी हमारे देश में कोर के बतौर एग्जिस्ट करता है जी। और ये बहुत बड़ी बात थी कि कश्मीरी यूनिफाइड ढंग से खड़ा हुआ और पाकिस्तान की लानत मलामत किया, आतंकवादियों की लानत मलामत किया, और पूरा देश युद्धोन्माद के चक्कर में नहीं आया। युद्धोन्माद के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ और एक अद्भुत हमारे देश की सांस्कृतिक राजनीतिक एकता दिखी। तो यह बहुत बड़ी घटना है। आपने एक तरह से इस इंसिडेंस की असली तस्वीर क्या है ये बताया कि ये टेररिस्ट एक्ट था, टेररिज्म था, टेररिस्ट एक्ट ही इसको आप कहेंगे। मैं टेररिस्ट ही नहीं, हिनस किस्म का टेररिज्म है ये, और इसका कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या कोई सेपरेशन कश्मीरी मूवमेंट से इसका कुछ लेना देना नहीं। यह बेसिकली भाड़े के आतंकवादी हैं जी, जिनको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, ये मैं पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई की जब बात कह रहा हूँ तो पाकिस्तानी मित्रों से भी बात करके मैं देखता हूँ जी। बेसिकली ये लोग ऑटोक्रेटिक और फैसिस्ट टाइप की फोर्स है वहाँ, जो मिलिट्री बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल है, और वार इंडस्ट्री से इन सबों का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युद्धोन्मादी हैं, जिंगोइस्ट हैं, जिनका गहरा संबंध वार इंडस्ट्रीज के साथ है। हथियार खरीदने वाली लॉबी है। हमारे देश में बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, उन सबों का नोन है। हम नाम क्या लें, आप सब लोग जानते हैं, हमारे व्यूअर्स जानेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर है, वही सबसे ज्यादा युद्धोन्माद। युद्धोन्माद में अगर आप देखो, भारतवर्ष में जितना भी कारपोरेट मीडिया कंट्रोल्ड थी वो कर रहे थे, ये वार इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी हमारे देश में एकता का पहलू और इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी जीवित है। ये किताबों में लिखी हुई बात नहीं है, जो डोमिनेट किया उसने बाकी सब। नहीं, कश्मीरीज का जो राइज है जी अगेंस्ट दिस टेररिज्म, अगेंस्ट दिस एक्ट, ये हिस्टोरिक है। और उन सब लोगों को झुठला दिया कि हम युद्धोन्माद भी नहीं पसंद करते, और पाकिस्तान समर्थित अगर आतंकवाद हमारे देश में बढ़ाया जा रहा है तो हम डट के उसका विरोध। तो आपने युद्धोन्माद की बात की, तो मीडिया कवरेज ने किस तरह इस वाक्य को पेश किया? क्या आपको लगता है कि रिपोर्टिंग पार्शियल थी? पार्शियल शब्द तो बहुत समझता हूँ, बहुत ही
क्या कहेंगे, बहुत ही छोटा वर्ड है लिबरल, एक सॉफ्ट वर्ड है भाई। इन लोगों ने, अब हम तो इन लोगों का इंटरव्यू कराची कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जबकि इंडिया गवर्नमेंट इस बात को रिस्ट्रेन करने की बात कह रही थी जी। चैनल युद्ध लड़ रहे थे, इंडिया गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि मैं पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जो टेररिज्म के कैंप्स हैं वो इनसाइड जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर में हो या वो कहीं भी हो, जैसे पंजाब में उन्होंने, तो मीडिया का मकसद क्या था? मकसद मैंने बताया ना कि ये बेसिकली इससे प्रॉफिट कमाने। वॉर इंडस्ट्री का मकसद क्या है? वॉर अगर नहीं होगा, और उसको गवर्नमेंट ने रोका क्यों नहीं? नहीं, गवर्नमेंट नहीं रोकेगी क्योंकि उनके बड़े गहरे संबंध है। अब अंबानी और अडानी के साथ गहरे कितने संबंध है, सभी देश भर में लोग कहते हैं अंबानी अडानी। कोविड पीरियड में भी इतना बड़ा पैसा इस आदमी ने बनाया। ये समूह अथाह पैसा कमा रहे हैं, जबकि आम आदमी की सफरिंग बढ़ती जा रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनके संबंध गहरे बहुत, हम तो इसी को कहते हैं ना कि ये हिंदुत्व और कारपोरेट नेक्सस है। और ये जो मोदी गवर्नमेंट है दरअसल उस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैं कोई बायस व्यू नहीं कह रहा हूँ, ये तो ऑब्जेक्टिवली प्रूवन है। आप पूरा पोर्ट से लेके एयरपोर्ट से लेकर के रेल, हाँ, सब तो आप देने के लिए तैयार हैं। आपने केजी बेसिन में अंबानी को दे दिया, मान लीजिए कांग्रेस के जमाने में, अभी भी फ्लरिश हो रहे हैं। अडानी के बारे में आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ ले आते हैं। हमारे राफेल के बारे में भी आप जानते हैं कि अनिल अंबानी जो कभी भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया उसको वर्क दे दिया गया, जबकि हमारा पब्लिक सेक्टर बढ़िया बना है। तो हम बात कर रहे थे सियासी और सामाजिक घटना की, तो इस इंसिडेंट्स के बाद आप किस तरह देखते हैं कि कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ा? मैंने बताया ना कि कश्मीर इंडिया से इंटीग्रेटेड है, यही तो इसका जो सबसे बड़ा पहलू उभर के आया है कि ये जो मकसद था हिंदुस्तान में कश्मीर को और कश्मीरियों को उनको अलग करने, और वही नहीं, इनका मकसद यह भी था रिलीजन डिवीजन हो, ये बार बार वो कहना। मतलब इस तरह की इंसिडेंट्स इसमें वो लोग सफल नहीं। तो सियासत इसको फ्यूल करती है या इसको हल करने की कोशिश करती है? नहीं, सियासत का आप नेचर जानते हैं कि सियासत के सामने टास्क क्या है। अब जैसे मैं कहता हूं कि हमारे और चीन पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, और यही बात प्रमाणित हुई। भारत सरकार को और पाकिस्तान को अफसर्स लेवल की वार्ता के बाद उन लोगों ने युद्ध विराम किया। तो मैं कह रहा हूं कि इतना जो करने के बाद आप रियल में अचीव क्या किए? अचीव तो युद्ध विराम, कितने इतना हाइप क्रिएट हुआ, कितना बड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कितने निर्दोष लोग मारे गए, दोनों तरफ की मैं बात कर। जी। मैं एक हिंदुस्तानी के हैसियत से बात करता हूँ कि आपने ये सब करने के बाद और जो तरीके थे उसको आजमाने की जगह आपने ये काम कर दिया। हम इसीलिए कह रहे थे कि भाई अब जितना हुआ हुआ, अब इसको रोक दीजिए। तो इस इंसिडेंट्स के बाद कश्मीरियों का इंडियन जमहूरियत पर, इंडियन डेमोक्रेसी पर भरोसा बढ़ा या घटा? ये बहुत गलत विचार है लोगों का कि कश्मीरी भारत के साथ नहीं रहना चाहते। अगर कश्मीरी भारत के साथ न रहना चाहते तो आप कभी भी कश्मीरियों को अपने साथ ले नहीं सकते थे। कश्मीर ने वॉलंटरली डिजायर किया इंडिया के साथ आने का, जिसमें शेख अब्दुल्ला साहब का, वहाँ की जनता का बहुत बड़ा रोल है। यह तो एक बेसिकली प्रोपेगेंडा है कुछ लोगों का जी, और मिस हैंडलिंग है कश्मीर प्रॉब्लम का, जो ये कहता है कश्मीरी अलग होना चाहिए। तो ये इसका जो इंसानी और इंसाफ का जो पहलू है उसमें हम देखते हैं कि जो इसके प्रभावित लोग हैं इस घटना में, उनकी आवाज़ सुनने का मौका मिला या सिस्टम की वजह से उनकी आवाज़ दब गई? प्रभावित लोगों की बात जो अभी मैं कह रहा हूं कि कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है, ये फिर से डिबेट आ गया। जो थियराइजेशन
केंद्र सरकार ने कहा कि 5 अगस्त के बाद 2019 तक में जो उन्होंने पार्लियामेंट में कश्मीर और जम्मू को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जी, जो उन्होंने काम किया और इस नाम पर किया कि वहाँ डेवलपमेंट होगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होगा, तो ये इससे ये बात प्रमाणित हुई कि राज्य का विघटन करके जी, आप 370 हटा के ये एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए थे कि कश्मीर में हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आतंकवाद का बने रहने का एक अलग डायनेमिक्स है जी। वह जो कश्मीर के कश्मीरी अवाम की मेजॉरिटी ओपिनियन आतंकवाद नहीं रिप्रेजेंट करता, माइनॉरिटी को भी नहीं रिप्रेजेंट जी। यह हमारे यहाँ ग्लोबल इंटरेस्ट में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के साथ हर वक्त एक ब्रॉडर टेंशन बना रहे, यह ग्लोबल इंटरेस्ट है। आपने याद नहीं किया जिस ट्रम्प को अब भारतीय समझे, मोदी जी कहते थे माय फ्रेंड ट्रम्प, वो उसने कहा कि भारत भी मेरा दोस्त है और पाकिस्तान भी मेरा दोस्त। तो अब आप समझ सकते हैं बंदर बिल्ली वाला खेल है भाई। ये इस मामले में कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया था। हालांकि मैं कांग्रेसियों की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि हमने पाकिस्तान को तोड़ करके बंगला बना दिया। हम कौन होते हैं किसी देश को तोड़ने वाले? ये अलग बात है कि वहां बंगाली आइडेंटिटी असर्ट कर रही थी, वहां के जो जनरल्स हैं किलिंग कर रहे थे। हमने उनके मूवमेंट का, लिबरेशन मूवमेंट का सपोर्ट किया। बहुत सारे हमारे यहाँ रिफ्यूजीज आए, हमने ये कहा, हमने उनकी मदद की, लेकिन मूवमेंट तो उनका था। तो लेकिन कांग्रेस ने कम से कम इंटरनेशनलाइज जो सिचुएशन कर दी गई थी उसको ये शिमला पैक्ट के तहत लाया। भाई हमारा बायलैटरल इशू है, हम मिलजुल के बात करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार तो ये नहीं कह सकती कि पहले प्रयास नहीं हुए थे। जी जी। आज तो बायलैटरल नहीं हुआ और ट्रम्प बोल रहे हैं, जिस स्ट्रांगली हमको अपोज करना चाहिए कि हम इसको मानते हैं, मानेंगे, या ये जो इस तरह के तरीके हैं जिसमें डायलॉग के प्रोसेस खत्म हो जाए, उससे वो नहीं रिजॉल्व। परमानेंट रेजोल्यूशन इसका नहीं है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी भी नहीं होगा भाई। 2019 से और ये 2025 में कितना फर्क है? 2019 में जो भी आपके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव थे आप तो हासिल नहीं कर पाए। इतना बड़ा इंसिडेंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस रूट से आप अपने देश के जो कंट्राडिक्शंस हैं, अपने देश की जो अंतर्विरोध है, वो नहीं हल कर सकते। आप ये मानो ना, कश्मीर हमारा पार्ट है, दिस इज ए डिसाइडेड फैक्ट। अब इसको डिबेट में क्यों ले आ रहे हैं? तो डिक्लेयर्ड फैक्ट, डिक्लेयर्ड है, पार्लियामेंट में कहा गया है। आप अगर कोई इशू है तो पड़ोस के साथ बात करो। हम तो कह रहे हैं कि भाई अब आप एक हद तक, कोई भी है, चीन का बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान का जी, और आपका भी इतना बड़ा ट्रेड है चीन का। आप क्यों नहीं कहते हो चीन से कि आप अपनी लिमिट में रहिए, बाहर जाइएगा तो हमारा ट्रेड रिलेशन। जैसे ट्रम्प ने कहा कि लेट्स ट्रेड, तो हम भी कह सकते हैं कि हम लोग नहीं। ये तो जब उन्होंने कह दिया, देखिए ये सब ट्रम्प वाली थियरी में नहीं मानता जी। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प ने कहा और इंडिया और पाकिस्तान ने समझौता कर लिया। ये हम कम से कम इस मामले में मैं श्रेय दूंगा, गवर्नमेंट किसी की हो, हमारा स्टेट मॉडर्न स्टेट है। इंडियन स्टेट इज ए मॉडर्न स्टेट, इट माइट बी ऑटोक्रेटिक एंड इट इज गोइंग टू दैट डायरेक्शन। पाकिस्तान में भी मिलिट्री दबदबा है, लेकिन वो भी एक मॉडर्न स्टेट है, हमारा ही पार्ट था। हम ही से वो ब्रिटिश स्कूलिंग उसकी भी हुई है, बहुत कुछ हमसे सीखा उसी है तरह का है और उसी तरह का है। तो ये अपना हित जानते थे कि वार करना हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है और कोई भी इसमें विनर नहीं होगा जी। ये भी जानते थे। विनर वही होगा जो सप्लाई करता है नहीं, वो अलग बात है। इस लड़ाई में इंडिया पाकिस्तान का कोई विनर नहीं होगा, लूजर होगा। ये सब तो फालतू लोग हैं जो कहते हैं कि हम कराची कब्जा कर लेंगे, हम बार बार कहते हैं कि अगर चलो सिंध अलग हो जाए,
मैं कहता हूं बलूच अलग हो जाए, हम कहते हैं कि नॉर्थ फ्रंटियर इलाका अलग हो जाए जी, लेकिन तब भी पाकिस्तान खत्म नहीं होगा। ये फेल्ड स्टेट और ये सब थियरी फिलॉसफी कहने में अच्छी लगती है, लेकिन आप बताओ पंजाब की जहां तक मुझे जानकारी है पूरी पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है। अच्छा, मैक्सिमम पंजाब की पॉपुलेशन 13 करोड़ है और न्यूक्लियर पावर है, खत्म हो जाएगा वो। ये मूर्खतापूर्ण बयानबाजी होती है। 13 करोड़ का देश अगर हम सब डिसमेंबरमेंट कर दें, जी जी, जितने उसके स्टेट्स हैं, 4-5 करोड़ के सब देश। नहीं मैं कह रहा हूं 13 करोड़ का न्यूक्लियर पावर का स्टेट, जी जी, आप उसको खत्म कर देंगे। ये फालतू बातें हैं और ये एक्चुअली हमारे यहाँ इस मामले में मैं देखता हूं कि हमारे जो लिबरल थिंकर भी है ना जी, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। वो इस बात पर प्रभावित होते हैं कि बेसिकली जिन्होंने जो टू नेशन थियरी या अभी वो मुनीर वगैरह ये बकवास है। टू नेशन थियरी को सब लोगों ने रिजेक्ट किया, टू नेशन थियरी वर्ल्ड वाइड रिजेक्टेड है। तो मैं कह रहा हूं कि इससे वो लोग पीड़ित रहते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई रैशनल नहीं है, पाकिस्तान रहेगा नहीं। मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूं पाकिस्तान बन गया है और पाकिस्तान बन जाने के बाद वो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करेगा। अच्छा है जो अटल वगैरह भी कहते थे कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम मित्र बन के पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे बना सकते हैं। हम उनके मित्र अच्छा सर, बन के इन सब इंसिडेंट्स को देखते हुए इंसाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित होना चाहिए या उसमें कुछ सुधार होके कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए? नहीं कानून का तो विषय है नहीं। देखिए जो भी पॉलिटिकल सोशल इश्यूज होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की परिधि में नहीं आते। लॉ एंड ऑर्डर का जो परिधि है ना वो क्रिमिनल्स को डील करता है या सिविल सोसाइटी के वायलेशंस को डील करता है जहां उनके राइट्स का वायलेशन होता है। दिस इज एंटायरली हिस्टोरिक एंड रिलेटेड विथ माय हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड नेशन बिल्डिंग प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है जो उभर के आया है सामने? कश्मीर का नाम आने शुरू हुआ है, तो सोल्यूशन क्या लगता है? नहीं, हमने तो बार बार कहा, मैंने लिखा भी, मैंने 5 अगस्त 2019 को इस पर एक आर्टिकल लिखी। हमने कहा ये मोदी गवर्नमेंट का एडवेंचरस एक्ट है, ये कश्मीर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा। ये मेरा ये मानना है। सोल्यूशन देखिए डायलॉग से ही हो सकता है। अच्छा, डायलॉग तो बहुत हो चुके हैं। कहाँ डायलॉग अभी नहीं, पीपुल्स नहीं, आपको डायलॉग्स हुए आपस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ डायलॉग बेसिकली एक सिंसियरली एक कल्मिनेशन में जा रहा था जी। वो अटल के जमाने से शुरू हुआ और बहुत कम लोग जानते हैं बैक चैनल से डायलॉग चल रहा था और शायद वो रिजॉल्व हो गया होता अगर मुशर्रफ की सरकार पाकिस्तान में हटा नहीं दी जाती। कम से कम जो बॉर्डर डिस्प्यूट था हमारा जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, तो अगर ये हो रहा था कि हम लोग ईच कर देंगे बॉर्डर्स को, आवागमन शुरू हो जाएगा जी, पीपुल और फर्दर शुरू हो जाएगा, तो पीपुल के अलावा स्टेट लेवल पर करेंगे जी, और वो रिजॉल्व होने जा रहा था। मैं ये मानता हूं कि इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट चाहती है, बहुत सारी फोर्सेस चाहती है। अभी पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन में प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में मिलिट्री जब तक इसके लिए तैयार नहीं होगी और मिलिट्री में कोई मुशर्रफ जैसा आदमी नहीं आएगा जी, तो वो एक न्यूसेंस बना रहेगा। पाकिस्तान को आप 3 कैटेगरी में 3 तरह से अलग अलग लेयर देखते हैं, एक तो मिलिट्री, दूसरी हुकूमत और तीसरी लोग। पीपुल्स तो दोनों तरफ के चाहते हैं कि रिजॉल्व। तो वही मैंने कहा था कि देखिए कभी भी वीसा वगैरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान आप देखते नहीं है, तो लाइन लग जाती है। फूफी यहाँ है, मम्मी यहाँ है, बेटी वहाँ है। ये तो आर्टिफिशियल डिवीजन है इंडिया और पाकिस्तान। दिस इज नॉट ए कल्चरल डिवीजन। करेक्ट। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में इस? देखिए मेरा पैगाम तो कंसिस्टेंटली यही है जी, वार इज नो सोल्यूशन, नो वार विद पाकिस्तान, नो विद एनी कंट्री। नहीं, नो एनी कंट्री तो हम नहीं कर रहे हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। इवन विद द चाइना,
Only diplomacy, dialogue, and every channels which resolve the issue should be our motto, and we should work for that. और जो हमारा वार इंडस्ट्री चूस रहा है उसकी जगह हम अपने डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इस पर हम खर्च करें। तो आपको रिसर्च, देखिए इसमें एक बात और देखिए, हमने राफेल खरीदी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड। राफेल ने कहा हम कोड सोर्स नहीं देंगे जी, और कोड सोर्स नहीं देंगे तो हम अपने पसंद का हम कहीं से भी उसमें मिसाइल्स नहीं लगा सकते, हम दूसरी की टेक्नोलॉजी पर कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं वर्ल्ड में। हम ITI, मैंने IIT वगैरह में हम एक्सेल करते हैं, नहीं एक्सेल करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस, एक साइबर, हम तो बार बार कहे कि चाइना इतना डेवलप्ड है, साइबर अगर अटैक, पहले की तरफ फौज नहीं लड़ेगी, साइबर अटैक अगर कर दे आधे घंटे में आपका पूरा स्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, क्या लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए, कम से कम आज नहीं, अगर कभी कोई वार हो भी वो कभी न हो, ये मेरी कामना है जी। अगर कभी हो भी उसी तरह हो, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी और उस पर रिलाई कीजिए, किसी फ्रांस के ये राफेल पर, या अभी सुना है कि वो ट्रम्प कह रहा है कि मेरी ये लड़ाकू विमान खरीद लो, और कितने लाख करोड़ रुपए का है। अब आप समझो, तो ये सब तो मर्चेंट्स हैं जी। अब हमारे मोदी जी नहीं समझ पाते, क्योंकि मोदी जी का जो बैकग्राउंड है ना, इनलाइटेंड बैकग्राउंड के नहीं है मोदी जी। इनलाइटेंड इन द सेंस की एक रेजिमेंटेड स्कूलिंग हुई है उनकी जी, और आइडियाज के प्रति वो ओपन नहीं है। जैसे हम लोग हैं तो हम सभी आइडियाज के प्रति ओपन है, जो सही है उसको हम लेते हैं। लेकिन मोदी जी वगैरह तो रेजिमेंटेड हैं, मोदी हो गए, योगी हो गए, अमित शाह हो गए, यह इस मामले में डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स के मामले में समझ में आता है आपको आजकल के दौर में? नहीं, बहुत लोग हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं जी, बहुत सारे हमारे अभी भी थिंकर्स हैं, वो लोग बराबर कहते रहे, बहुत सारी किताबें लिखते हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं। तो यहाँ इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी पीपल, आवाम के लिए कोई पैगाम? नहीं, हम तो दोनों जगह की आवाम जो ये कहती है उसके साथ पूरी तौर पर खड़े हैं। हमने बार बार कहा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो भी मसले हैं वो आपस में बातचीत करके हल हो, बॉर्डर टेंशन को डिफ्यूज किया जाए, बहुत सारी फोर्सेस जो लगी हैं उनको दूसरे वर्क में लाया जाए, डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, और हमारे लिए साइंस टेक्नोलॉजी पर खर्च करना और अपने स्किल को बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और फिर हम लोग बात करेंगे अगले सेगमेंट में किसी और विषय में। ठीक, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।